नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए एक जीएस की सीरीज़ और रात को 9 बजे एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है। तो अभी हम इस स्पेशल सीरीज़ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। कल की सीरीज़ में हमने यूपीपीएससी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 12 जून 2022 को यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसे डिस्कस किया था। आज हम प्रीवियस ईयर के सेट से राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया था। और यह एग्ज़ाम कब कराया गया? तो 13/9/2015 को प्रथम पाली का एग्ज़ाम है। ये जो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ होती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कौन से क्वेश्चन है या कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो हम अप्रोच देख सकते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज देख सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें हम समझ पाते हैं। तो हम इसमें लेखपाल भर्ती परीक्षा का सॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम आज जीएस तथा ग्रामीण प्रवेश को कवर करने वाले हैं। कुल 50 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब स्टार्ट हुआ? 1930 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह नमक कर के विरुद्ध था। महात्मा गांधी ने उस समय के वायसराय विस्टन, उस समय जो वायसराय था, उस वायसराय के सामने कुछ शर्तें रखी थी, 11 सूत्रीय मांगें रखी थी। और वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। इरविन के सामने महात्मा गांधी ने कुछ मांगें रखी जिसे इरविन के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली और नमक कर जो था, नमक कानून को तोड़ा। तो यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, इसकी डिटेल साथ में दी हुई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक घोषणा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। ये घोषणा कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनकी बात की अवहेलना करना था। मतलब अंग्रेज़ों ने जो कानून बना रखा था, उस कानून को तोड़ना मुख्य उद्देश्य था और उनकी बात न मानना, अवहेलना करना। दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात हुई। इस नारे को चरितार्थ करने के लिए गांधी जी ने 24 दिन की नमक कर के विरुद्ध दांडी पैदल यात्रा की और इस यात्रा के पश्चात नमक कानून को तोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ पूछ ले जाते हैं। इसमें आंसर साथ में ही दिया है, ऑपरेशन मैत्री। तो नेपाल में जो भूकंप आया था उस समय, ये 2015 का पेपर है, तो उस समय का करंट अफेयर्स है ये। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ बदल जाएंगे, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो हम करंट अफेयर्स को वही से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेलिंग क्या थी। वर्ष 2015 में नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों तथा भारत की गोरखा रेजिमेंट ने बचाव एवं राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया। इस ऑपरेशन में नेपाल के पूर्व सैनिकों को भी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, एनपीपी के अभिप्राय क्या है? एनपीपी को फुल फॉर्म पूछी जा रही है। एनपीपी क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट या फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी? तो चलिए आंसर को देखते हैं। एनपीपी क्या हो जाता है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। वर्ष 2020 में सरकार ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित इस नीति को पेश किया। इस नीति में 14 वर्ष की आयु तक के स्कूली शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले लड़के लड़कियों की संख्या 20% से नीचे लाना आदि उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। एनपीपी क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। निम्न में से कौन है जो कैबिनेट स्तर का होता है? मतलब मंत्री के बराबर वैल्यू होती है उसकी, कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर उसके पास पावर होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी या विपक्ष का नेता? तो आंसर होगा डी, विपक्ष का नेता। आंसर क्या हो जाएगा? डी, विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष
कैबिनेट स्तर का होता है। विपक्ष का नेता भारतीय सदन के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। यदि विपक्ष के किसी भी दल के पास कुल सीटों का 10% नहीं है तो ऐसी दशा में सदन में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं होगा। तो विपक्ष का नेता होता है या कैबिनेट स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो हम जानते हैं मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में की गई थी और मुगल साम्राज्य का जो अंत माना जाता है वह 1857 में माना जाता है। 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने हिस्सा लिया था या क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया 1857 में, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। आंसर होगा डी, रंगून। डिटेल्स देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 का इसका कार्यकाल था, का शासनकाल 1837 से 57 तक था। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें रंगून भेज दिया जहां उनकी मृत्यु हो गई। रंगून म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन कर समझौता कहाँ हुआ था। तो देखिए, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो सीधा आंसर ही देख लेते हैं इसका। आंसर है सी। आंसर क्या दिया हुआ है, सी, असम। चलिए डिटेल्स देखते हैं। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और उनके नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध कर समझौता असम में हुआ था। नागरिक निकायों के साथ किए गए इस समझौते के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के आधार पर प्लास्टिक के खतरे को कम करना था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ये उस समय का क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो उस समय 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों के सामने। आंसर था जहीर अब्बास। आंसर क्या था, जहीर अब्बास। और ये किस देश से खेलते थे, जहीर अब्बास जो थे पाकिस्तान की तरफ से 108 मैच खेल चुके थे। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गईं। तो मथुरा, पानीपत और डिगबोई में जो है रिफाइनरी की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी। तो भारत यूपी में एकमात्र जो रिफाइनरी है वो कहाँ स्थित है, तो मथुरा में। चलिए आंसर देखते हैं किसकी सहायता से इनकी स्थापना की गई। चलिए आंसर देखेंगे सीधा। आंसर है बी। मथुरा, डिगबोई तथा पानीपत में परिष्करणशालाएं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गईं। भारत में कुल 23 शोधन शालाएं स्थापित की गईं, जिनमें 9 IOCL के अधीन। IOCL देश की सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी है। आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है। यानी आच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है। तो आंसर दिया हुआ है डी। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रस्वेदन कहा जाता है। प्रस्वेदन कहा जाता है। आच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है तथा नमी सोखने वाले यौगिक को प्रस्वेदी कहते हैं। नमक एक प्रस्वेदी यौगिक है। तो प्रस्वेदी यौगिक क्या है, नमक। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है वो क्या है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, बताना चाहूँगा। भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु देखते हैं तो ये होता है इंदिरा कॉल। इसके बाद में ये वाला जो बिंदु है यानी पश्चिमी बिंदु जो है यह हो जाता है सर क्रीक पॉइंट, जो गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे किविथू के नाम से जाना जाता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा हो जाता है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी पूछा गया है कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में। तो हम देखेंगे जैसे अगर वर्ल्ड का मैप देखने जाएं, एक ग्लोब को देखें तो ग्लोब के अनुसार भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये बीचों बीच से जो रेखा जा रही है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से। तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखेंगे किस कहाँ स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा, आंसर हो जाएगा ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भारत के दक्षिणवर्ती राज्य तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम स्थल है तथा भारत के दक्षिणी छोर पर इसकी स्थिति की वजह से महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दालें अच्छा स्रोत होती हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। दालों की प्रमुख विशेषता यह है कि आंच पर पकने के बाद भी उनके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना तथा अन्य क्रियाओं का संचालन करना है। दालों के अलावा हमें प्रोटीन दूध तथा इसके उत्पादों से भी प्राप्त होता है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन शामिल नहीं है? केंद्र सरकार के विकास व्यय में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो रक्षा व्यय जो होता है यह विकास व्यय में शामिल नहीं होता। यह कौन से व्यय में शामिल होता है? तो जो नियमित या कहेंगे जो लगातार खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों में शामिल होता है, या विकास में शामिल नहीं होता। जो रेगुलर खर्चे होते हैं उनमें शामिल होता है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं है। सरकार का व्यय देखने वाला व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल निकाय है। सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों पर अधिक व्यय करती है। ये किस प्रकार का कार्य हो जाता है? लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत आ जाता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया और यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। इससे पूरे देश में दंगे होना स्टार्ट हो गया था और उन दंगों को रोकने के लिए गांधी जी नोआखाली गए थे। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग इस्लामिक राष्ट्र के लिए चलाए जाने वाला हिंसक आंदोलन था। इससे कोलकाता में भीषण दंगे हो गए, जिसमें नोआखाली जिले में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा मानी जाती है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा हो जाता है? तो यह तत्व होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परिणाम का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय रासायनिक तत्व है। फ्लोरीन का रासायनिक चिन्ह F तथा परमाणु संख्या 9 होती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? किस देश के द्वारा कोपा अमेरिका 2015 जीता गया? तो कोपा अमेरिका जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में खेला जाने वाला सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है और उस समय चिली ने अर्जेंटीना को हराकर इसे जीता था। तो किसने जीता था? चिली ने। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना और दो ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? ढालू सड़क पर यानी जो खड़ी ढलान होती है, ऐसी सड़क पर पत्थर का लुढ़काना ऊपर चढ़ाने की अधिक अपेक्षा आसान होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार ऑप्शन देखेंगे सभी। आंसर हो जाएगा डी। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। लुढ़काने में आसानी से लुढ़का सकते हैं, इसमें कार्य कम करना पड़ता है, जबकि उठाने में अधिक कार्य करना होता है। आंसर दिया हुआ है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। घूर्णीय घर्षण बल गतिज घर्षण बल से कम होता है, इसलिए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या एक देश से दूसरी जगह देश में जाने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, यानी देशों के बीच लोगों का संचालन क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। देशों के बीच लोगों का आना जाना जो क्या कहलाता है? संचालन जो कहलाता है या माइग्रेशन कहलाता है। देखिए ऑप्शन देखें, डिटेल्स देखेंगे
जब कोई व्यक्ति या समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को पार कर दूसरी राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करता है वह अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है। यह दो स्तर का होता है, एक इमिग्रेशन और दूसरा इमिग्रेशन यानी उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास किसी देश से बाहर देशों की ओर गमन, जबकि आप्रवास जो होता है बाहर के देशों से किसी देश में गमन। मतलब जो उत्प्रवास है वो एक देश से दूसरे देशों की ओर जाना और आप्रवास है वो दूसरों देशों से अपने देश में आना है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो यह कौन सा बनाया गया या किसके द्वारा बनाया गया? तो हम देखेंगे टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एंटरप्राइजेज या अडानी लिमिटेड। तो आंसर होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारतीय एंटरप्राइजेज। सॉफ्टबैंक, भारतीय एंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया जिनका उद्देश्य ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करना है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पर दर्ज की गई? तो यह होती है माशेनराम, मेघालय। आंसर क्या होगा? बी, माशेनराम, मेघालय। भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित माशेनराम में उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई। यहाँ वार्षिक रूप से 11,872 मिलीलीटर बारिश होती है। भारत का यही स्थान विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी है। तो आंसर क्या होगा? बी, माशेनराम, मेघालय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। किस प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो आंसर देखिए बी। आंसर क्या है? बी। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा किया जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के ऊतकों में पाए जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण थकान होने लगती है तथा इसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आंसर क्या होगा? बी, हीमोग्लोबिन। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के मूल पाठ हैं? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं ये दोनों यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह गद्य और पद्य रूप दोनों में मिलता है। तो चलिए डिटेल्स देखेंगे इसकी। शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण मूल पाठ है तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण मूल पाठ है। जो है देखिए, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का मूल पाठ है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन ब्राह्मण माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ है ये। तथा इसमें रामकथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत तथा अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना जो है यह कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला और इसी आंदोलन के समय 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, तब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 3 नागरिक तथा 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी जो हिंसा के खिलाफ थे, इस घटना से आहत होकर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया या फिर हम कहेंगे उसे स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। और एक किस आंदोलन से संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित घटना है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया? तो सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11, जबकि मूल संविधान में पूछा था तो मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी। चलिए डिटेल्स देखेंगे इसकी। वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता तथा आवश्यकता की सिफारिशों के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया।
केंद्र सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के ए के तहत नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संख्या है 11। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह जो आयु सीमा है यह कितनी हो जाती है? यह है 25। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की आयु सीमा 25 है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 84 का बी लोकसभा सदस्यों के बनने की अर्हताओं से संबंधित है। दोस्तों कल से आप लोगों के लिए सीरीज़ है, इसमें 50 क्वेश्चन लाए जाएंगे। आज हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया, लेकिन कल से हम लेखपाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश के भी होंगे। तो इस प्रकार चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम रात को डेली 9 बजे एक प्रीवियस ईयर पेपर को लेंगे, जिसे हम सॉल्व करेंगे, जिससे हम देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हम अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएँ और जो भी स्टडी कर रहे हैं उन्हें एक सही दिशा में कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की वीडियो लाई जाती है और 9 बजे एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है, जिसमें अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। जबकि प्रीवियस ईयर पेपर से पहले हमने इसमें स्टैटिक जीके को कवर किया है। तो आप स्टैटिक जीके की सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं। वहाँ हमने 9 क्लासेस के माध्यम से पूरी स्टैटिक जीके को कवर किया है। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी हाल ही में पूरी की गई है। 2 पुस्तकों के माध्यम से, एक स्पीडी करंट अफेयर्स और दूसरी एडिटोरिया के माध्यम से हमने करंट अफेयर्स जो है पूरा वार्षिकांक डिस्कस किया है। तो सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी तैयारियों को मजबूत करेंगे इससे और आगामी एग्ज़ाम्स के लिए खुद को बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।